नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड में। चैप्टर सेकंड जिसका नाम होगा लिंकेज यानी कि सहलग्नता। तो देखेंगे अपन लिंकेज जीन के बारे में। लिंकेज जीन क्या होती है? लिंकेज जीन तो देखिए अपन एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाली एक समान जीन के समूह को लिंकेज जीन कहते हैं। यानी कि गुणसूत्र हैं तो इस गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होगी उसे लिंकेज जीन कहेंगे। यानी कि इनकी जो मध्य की दूरी होगी वो कम होनी चाहिए, जीनों के मध्य की दूरी। इसके बाद देखिए अपन लिंकेज किसी गुणसूत्र पर पाए जाने वाली एक समान जीन अथवा संलग्न जीन जब वंशागत होकर अगली पीढ़ी में चली जाती हैं तो इसे संतति में जन्म के समान लक्षण विकसित होते हैं। यानी कि गुणसूत्र पर जो जीन प्रेजेंट होगी ये वंशानुगत होकर यानी इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती और डायरेक्ट जनक से संतति में जाएगी तो जनक के समान ही संतति में लक्षण विकसित होते हैं। यानी कि जो संतति होगी वो जनक के समान होगी तो इसे ही लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। यानी कि संततियों का जनक के समान होना या पेरेंट के समान होना ही सहलग्नता कहलाता है। तो बात करें अपन सहलग्नता की विशेषता। सहलग्नता यानी कि लिंकेज की विशेषता तो देखिए अपन फर्स्ट विशेषता, संलग्नता के कारण संतति में जनक के समान लक्षण विकसित होते हैं। यानी कि संलग्नता के जो कारण संतति में जनक के समान लक्षण विकसित होते हैं। यानी कि पता है मैंने आपको भी कि संतति जनक के समान होगी। आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि कुछ लक्षणों में, तो इससे पता चलता है कि वो उन लक्षणों में क्या थी? सहलग्नता थी। यानी कि उनके मध्य जो दूरी थी, उन जीनों के मध्य की दूरी जो गुणसूत्रों पर बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, इसलिए वो जीन क्या हो गए? सहलग्न हो गई। इनकी जनक से संतति के अंदर संचरित हो गई। संलग्नता संतति में नए लक्षणों के उत्पन्न का विरोध करती है। यानी कि नए लक्षणों का विरोध करेगी क्योंकि संलग्नता नए लक्षणों को उत्पन्न नहीं होने देती है। संलग्नता क्रॉसिंग ओवर के विपरीत होती है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट होगी संलग्नता। यानी संलग्नता बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा। जितनी अधिक संलग्नता उतना कम क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। यानी कि संलग्नता मतलब जीनों का गुणसूत्रों पर पास पास पाया जाना। अगला देखिए अपन अगली विशेषता, जब सहलग्न जीन गुणसूत्रों पर एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं तो इनमें सहलग्नता अधिक होती है। यानी गुणसूत्र जो होंगे और गुणसूत्र पाए जाएंगे जीन, और जीनों के जो मध्य की दूरी होगी वो जितनी कम होगी, यानी जीनों की मध्य दूरी जितनी कम होगी वो उतने ही सहलग्न होंगे जीन। अगला कारक देखिए उत्परिवर्तन। अगला कारक होगा उत्परिवर्तन होने पर भी संलग्नता कम हो जाती है। यानी कि उत्परिवर्तन होने पर भी संलग्नता कम देखी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अपन टाइप ऑफ लिंकेज यानी संलग्नता के प्रकार। तो अगला टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ लिंकेज यानी कि संलग्नता के प्रकार। तो संलग्नता मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की संलग्नता देखी जाती हैं। तो बात करें अपन दोनों प्रकार की। फर्स्ट कंप्लीट
लिंकेज, दूसरी इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि एक तो होगी पूर्ण सहलग्नता, एक होगी अपूर्ण सहलग्नता। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन पहले कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण सहलग्नता। तो फर्स्ट देखिए अपन कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता किसे कहेंगे? तो बात करें अपन पहले इसकी परिभाषा। जब किसी गुणसूत्र पर पाए जाने वाली एक समान जीन अथवा सहलग्न जीन वंशानुगत होकर अगली पीढ़ी में चली जाती हैं और अगली पीढ़ी में अपने पूर्व प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, तो इसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। इस सहलग्नता के कारण नए लक्षणों वाली संततियाँ प्राप्त नहीं होती। जो संततियाँ प्राप्त होती हैं वे लक्षणों में पूर्ण रूप से जनक से समानता प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जो पूर्ण सहलग्नता होगी इसमें जो संततियाँ होगी वो संततियाँ होती हैं वो जनक से समानता दर्शाती हैं। संततियाँ यानी कि जैसे जनक होंगे उसके अकॉर्डिंग संततियाँ होगी, यानी कि संततियों के अंदर नए लक्षण विकसित नहीं होते, क्योंकि सहलग्न जीन जो गुणसूत्र पर जीन प्रेजेंट थे वो जीन जनक से संततियों में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, उनके मध्य कोई क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होगी। और जब तक क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होगी यानी कि आनुवंशिक पुनर्योजन नहीं होगा तब तक नए लक्षणों का विकास नहीं हो सकता। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर और आनुवंशिक पुनर्योजन एब्सेंट होता है पूर्ण सहलग्नता के अंदर। तो बात करें अपन पूर्ण सहलग्नता को समझाने के लिए एग्जाम्पल की, तो ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता, ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता। तो ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता देखी गई और ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता को मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने काम किया था ड्रोसोफिला फलमेकी पर, इसलिए मॉर्गन को अपन एक्सपेरिमेंटल ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग किए और प्रयोगों के माध्यम से पूर्ण सहलग्नता को समझाया, यानी कि मॉर्गन ने ही कंप्लीट लिंकेज के बारे में बताया। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोगों के माध्यम से बताया कि बनने वाली संततियाँ लक्षणों में पूर्ण रूप से जनक से समानता प्रदर्शित करती हैं, अतः इनमें पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। ड्रोसोफिला में ग्रे बॉडी और ब्लैक बॉडी पर प्रभावी होती हैं और लॉन्ग विंग्स वेस्टिजियल विंग्स पर प्रभावी होते हैं। तो देखिए अपन तो किस प्रकार प्रभावी होंगे। जब मॉर्गन ने ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाली ड्रोसोफिला से करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी हाइब्रिड प्राप्त हुए और सभी क्या थे? ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले, क्योंकि ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स पर क्या होगा? प्रभावी होगा। और F1 पीढ़ी के अंदर वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होता है। तो ये F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ने अपना प्रभाव दर्शाया। अब इस F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर का अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाने पर, यानी टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस जैसा कि बताया था F1 पीढ़ी या अज्ञात जीन प्रारूप वाले पौधों का क्रॉस या फिर जंतुओं का क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी से करवाया जाए। तो समयुग्मजी अप्रभावी क्या हुआ यहाँ पर? ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स। तो इससे क्रॉस करवाना, यानी कि इससे क्रॉस करवाना तो टेस्ट क्रॉस, प्रभावी से करवाना आउट क्रॉस होता है। तो टेस्ट क्रॉस ही काम का होता है, इसलिए इसको परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी का किससे करवाना? अप्रभावी जनक से। तो इस अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाएंगे अपन तो अपन को 50% तो ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स यानी कि जनके और 50% ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि 50% ही
ये वाले मिलेंगे अपन को ड्रोसोफिला। तो यानी कि इसमें दोनों ही जो मिलेंगे पार्ट अपन को वो जनकीय मिलेगा, कोई सा भी पार्ट अजनकीय नहीं होगा, यानी कि नए विविधता वाला या नए लक्षणों वाला प्रकट नहीं होता। इसलिए इसको पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन इनकम्प्लीट लिंकेज यानी कि अपूर्ण सहलग्नता। उसमें क्या होगा, यानी कि जो जनकीय होगा और जनकीय के साथ साथ अजनकीय लक्षणों वाले ड्रोसोफिला भी प्राप्त होंगे, इसलिए उसको अनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, यानी कि नए लक्षणों वाली संततियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए अपन इनकम्प्लीट लिंकेज को। तो बात करें अपन अगली सहलग्नता अपूर्ण सहलग्नता की। जब किसी गुणसूत्र पर पाई जाने वाली सहलग्न जीन वंशागत होकर अगली पीढ़ी में चली जाती हैं, किंतु बनने वाली संतति कुछ लक्षणों में जनक से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, तो इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अपूर्ण सहलग्नता के कारण F2 पीढ़ी में जनक से भिन्न लक्षणों वाली अर्थात नई संततियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो इसमें अपूर्ण सहलग्नता को मक्का के बीजों में देखा गया, यानी कि मक्का के बीजों में अपूर्ण सहलग्नता, मक्का के बीजों में अपूर्ण सहलग्नता, और इस मक्का के बीजों में अपूर्ण सहलग्नता को हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने बीजों में अपूर्ण सहलग्नता को समझाया, और इन्होंने बताया कि मक्का के बीजों में अपूर्ण सहलग्नता के कारण F2 पीढ़ी में नए लक्षणों वाली अर्थात जनक से भिन्न संततियाँ भी प्राप्त होती हैं, जो अपूर्ण सहलग्नता को स्पष्ट करती हैं। तो हचिंसन ने मक्का के रंगीन व फूले हुए बीज, तो रंगीन व फूले हुए बीज और रंगहीन यानी कि कलरलेस व सिकुड़े हुए बीज का उपयोग किया। इनमें से रंगीन व फूले हुए बीज रंगीन व सिकुड़े हुए बीज पर प्रभावी होते हैं, यानी कि रंगीन फूले बीज प्रभावी होंगे किस पर, रंगीन सिकुड़े हुए बीज पर। तो ये वाले जो जीन होंगे ये तो प्रभावी होंगे, और जबकि ये वाले अप्रभावी होंगे। तो समयुग्म जीन हैं तो एक प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब युग्मक बनने के बाद है कि रंगीन व फूले हुए बीज व रंगहीन सिकुड़े हुए बीज में क्रॉस करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी हाइब्रिड मिलेंगे अपन को। कौन से, रंगहीन व फूले हुए बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रभावी जीन ही अपना प्रभाव दर्शाता है, अप्रभावी जीन अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा F1 पीढ़ी में। तो यहाँ पर प्रभावी क्या होगा, रंगीन व फूले बीज। तो सभी पौधे F1 पीढ़ी में कौन से मिलेंगे अपन को, रंगीन व फूले हुए बीज वाले मिलेंगे। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले इन रंगीन व फूले हुए बीज वाले संकर पौधों का टेस्ट क्रॉस मैंने बताया आपको किससे करवाते हैं अपन, समयुग्मजी अप्रभावी जनक से। तो यहाँ पर समयुग्मजी अप्रभावी जनक क्या होगा, रंगीन व सिकुड़े वाले बीज वाला होगा। तो इससे क्रॉस करवाया अपन ने, तो क्या हुआ, रंगीन व सिकुड़े हुए बीज वाले पौधे से कराते हैं, तो क्रॉसिंग और की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो क्रॉसिंग और की क्रिया हुई तो F2 पीढ़ी में 4 लक्षणों वाली संततियाँ प्राप्त हुई। तो अपन को 4 लक्षणों वाली संततियाँ प्राप्त हुई, इसमें से 2 संततियाँ जनक से समानता प्रदर्शित करती हैं, तो रंगीन व फूले हुए बीज, रंगीन व फूले हुए बीज। तो ये जो संतति होगी वो जनक के समान होगी, रंगीन व सिकुड़े बीज। तो यहाँ देखो आप इसमें रंगहीन व सिकुड़े बीज, ये भी जनक के समान होगी। रंगीन व सिकुड़े बीज, रंगहीन व फूले बीज, यानी कि नए लक्षणों वाले संततियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि रंगीन व फूले हुए बीज और रंगहीन व सिकुड़े हुए बीज ये जनक से समानता प्रदर्शित करते हैं। जनकीय लक्षण के साथ साथ अजनकीय लक्षण भी प्राप्त होंगे या नए लक्षणों वाली संततियाँ प्राप्त होती हैं। तो इनका जो परसेंट होगा 3.6% होगा, जबकि 96.4% संततियाँ जनकीय होगी। तो अपन ने टेस्ट क्रॉस के माध्यम से अपूर्ण सहलग्नता को समझ लिया, यानी कि इसमें समयुग्मजी अप्रभावी जनक से F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस करवाया, तो इसमें अपन को जनकीय लक्षणों के साथ साथ अजनकीय लक्षण भी प्राप्त हुए। तो हचिंसन ने अपूर्ण सहलग्नता की प्रक्रिया को समझाया। तो
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स